वर्ल्ड वॉर टू पूरी दुनिया में मेनली दो थिएटर्स में हुआ था, एक यूरोपियन थिएटर और एक पैसिफिक थिएटर। यूरोपियन थिएटर में वॉर खत्म हुआ था जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था 8 मई 1945 को। और इस वीडियो में जो मेरी इस पूरी वर्ल्ड वॉर टू की सीरीज का एपिसोड 73 है, इसमें हम बात करेंगे कि जापान ने सरेंडर कैसे किया, कैसे हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब्स ने वर्ल्ड वॉर टू को कंप्लीटली खत्म कर दिया। कहानी शुरू होती है 8 मई 1945 से। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया है अब, और मुसोलिनी और हिटलर जो दो बड़े एक्सिस कंट्रीज के लीडर्स थे, उन दोनों की मौत हो चुकी है। इन दोनों की मौत कैसे हुई, इनके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जब जर्मनी के सरेंडर के बारे में जापान को पता चला तो उन्होंने अपने जो ट्रूप्स थे चाइना के अंदर, उनको ऑर्डर दिया कि अब आप धीरे धीरे ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, चाइना का जो पूर्वी तट था उसकी तरफ मूव करना शुरू करो। पैसिफिक थिएटर में जो लास्ट मेजर बैटल हुआ था वो बैटल ऑफ ओकिनावा था। उसके ऊपर मेरा जो वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओकिनावा की लड़ाई में बहुत हैवी कैजुअलिटीज हुई थी अमेरिका को, इसीलिए अब वो सोच रहे थे कि कैसे जापान को इन्वेड किया जाए जिससे उनकी कैजुअलिटीज कम हो। कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी जापान के इन्वेजन में। पहली चीज, जापान सरेंडर के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। जुलाई 16, 1945 में जब वेस्टर्न एलाइज ने एक पोस्ट स्टैम्प डिक्लेरेशन किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर जापान सरेंडर कर देता है तो वो उनको ये रियायत देंगे, उनके कुछ आइलैंड्स उनको रखने देंगे। एम्परर के बारे में कुछ भी नहीं कहा था एलाइज ने। तो एक तरह से जापान को एक मौका दिया गया था कि आप सरेंडर कर दो तो हम आपका बहुत नुकसान नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जैसे जैसे जापान की हार नजदीक आ रही थी, अब जापानी लीडर भी जान चुके थे कि वो जीत नहीं सकते, बट जैसे जैसे वो हार के नजदीक पहुंच रहे थे वो लोग और ज्यादा खूंखार हो रहे थे। कामिकाज़े अटैक्स हो रहे थे, मतलब जापानीज प्लेन्स जाके शिप्स पे क्रैश हो रहे थे, बहुत बहुत नुकसान हो रहा था। और अगर लैंड बैटल्स की बात करें तो जापानीज इन्फेंट्री अपने आप को जानबूझ के सुसाइड करने के लिए मशीन गन्स पे फेंक रही थी, डायरेक्टली जाके बॉम्ब्स लगा के जाके ट्रूप्स पे गिर रहे थे वो लोग। इस सब की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। तीसरी बात यह थी कि अमेरिकन जानते थे कि जापानीज लोगों ने बायोलॉजिकल वेपन्स डेवलप किए हैं, मतलब ऐसे वेपन्स जो इंसान के शरीर को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब कुछ बीमारियों के वायरस, कुछ गैसेस ऐसी बना दी थी उन लोगों ने जिसको अगर वो रिलीज कर देंगे तो बहुत सारे एलाइज के जो ट्रूप्स हैं उनका नुकसान होगा, उनकी जान जा सकती है। यूनिट 731 एक बना के रखी थी जापानीज लोगों ने, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन किए थे जो कि सब इलीगल था, अनएथिकल था। यूनिट 731 अगर आप उसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जापान का एक सबसे ज्यादा खतरनाक और डराने वाला एक्सपेरिमेंटेशन था। इसके बारे में मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट इन सारे रीजंस की वजह से अमेरिकन्स बहुत नर्वस थे जापान के मेन लैंड को इन्वेड करने के लिए। साथ ही साथ वो जानते थे कि अभी जापान में 2 मिलियन 20 लाख जापानीज ट्रूप्स हैं जो मरने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने जब पूरा एनालाइज किया इस इन्वेजन के प्लान को, तो उन्होंने ये देखा कि लगभग 1 मिलियन अमेरिकन कैजुअलिटीज होंगी इस इन्वेजन में। बहुत सारे एलाइड मिलिट्री लीडर्स चाहते थे कि हम जापान को इन्वेड करें ही ना, हम बस उसको एक नेवल ब्लॉकेड लगा दें, चारों तरफ से उनकी नेवी को पूरी तरह बंद कर दें ताकि उनको कहीं से हेल्प ना मिले, क्योंकि आइलैंड कंट्री है, और उसके ऊपर लगातार बॉम्बिंग करें। बट डगलस मैकार्थर का यह मानना था कि अगर आप इतनी देर तक उनको नेवल ब्लॉकेड लगा कर रखोगे, सिर्फ बॉम्बिंग करोगे तो बहुत समय तक ये लड़ाई चलेगी, जल्दी हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था कि जर्मनी की लड़ाई में हालांकि इतनी बॉम्बिंग की जर्मनी के ऊपर, फिर भी जर्मनी ने हार तभी मानी जब बैटल ऑफ बर्लिन में उनके लीडर को उनकी मौत हो गई थी। उसके पहले जर्मनी को बॉम्बिंग से हम हरा नहीं पाए, तो शायद से हम जापान को भी बॉम्ब करके हरा नहीं पाएंगे। इसी वजह से एक दूसरा ही प्लान चल रहा था, वो था इनके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराने का। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर लोग, मोस्ट लोग जो इस प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, वो जानते ही नहीं थे कि एक एटॉमिक बॉम्ब भी है अमेरिका के पास। मैं यहां पे बात कर रहा हूं मिलिट्री कमांडर्स की, क्योंकि वो अभी भी इन्वेजन का प्लान कर रहे थे, और उनका जो पूरा जो प्लान होने वाला था इन्वेड करने का, उसका नाम था ऑपरेशन डाउनफॉल। क्योंकि उनकी प्रिपरेशंस इतनी एक्सटेंसिवली चल रही थी, इस बात से पता चलता है कि उनको मालूम ही नहीं था कि अमेरिका के पास एक दूसरा वेपन भी है। कुछ मेन लोगों को पता था कि हाँ ये वेपन है जिसको इस्तेमाल करके हम एक बार में शायद सरेंडर करवा देंगे। जुलाई 16, 1945 को अमेरिका में न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी टेस्ट किया गया। ये टेस्ट था उनके पहले एटॉमिक बॉम्ब का, और ये टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल टेस्ट मतलब उनको पता चल गया कि इस बॉम्ब को अब वो सक्सेसफुली किसी एनिमी देश के ऊपर गिरा सकते हैं। बट ये बॉम्ब उन्होंने सिर्फ जापान के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया था। इस बॉम्ब के बारे में रिसर्च और डेवलपमेंट शुरू हो गया था 1939 से, जब जर्मनी में न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिलकर कुछ ऐसा वेपन बना रहे थे। तो बहुत सारे जर्मनी के कुछ साइंटिस्ट थे जो भागे थे वहां से, और कुछ अमेरिका में आ गए थे। एल्बर्ट आइंस्टीन जो इतने फेमस साइंटिस्ट हैं, वो भी जर्मनी से भाग के अमेरिका में आए थे। तो एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टीन ने ही एक दूसरे साइंटिस्ट से मिलकर अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से बात की थी कि जर्मनी में कुछ ऐसे वेपन्स बन रहे हैं, न्यूक्लियर पावर को यूज किया जा रहा है,
ऐसे आपको भी अमेरिका में कुछ बनाना चाहिए। तो तब से शुरुआत हो गई थी अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम में बहुत सारे नॉन अमेरिकन साइंटिस्ट थे, कुछ तो जर्मन भी थे। ये जो एटॉमिक बॉम्ब बनाने का प्रोजेक्ट था, इसका कोड नेम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था, सिर्फ कुछ मेन लोगों को। और इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, जो साइंटिस्ट लीड कर रहे थे, उनका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर की कहानी के ऊपर एक मूवी आने वाली है जिसको नोलन ने बनाया है। उस मूवी का नाम ओपेनहाइमर है और वो जुलाई में ही रिलीज हो रही है, जब ट्रिनिटी टेस्ट हुए थे 1945 में। तो ओपेनहाइमर के ऊपर मैं भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस मूवी से रिलेटेड, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। बट मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सीक्रेसी की वजह से किसी को भी पता नहीं था कि अमेरिका एक ऐसा वेपन बना रहा है जिसको वो यूज करके बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को एक बार में डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब जुलाई 16 के पोस्ट टाइम डिक्लेरेशन के बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया, फिर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम जापान को इन्वेड करेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है, तो अब हम इनके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स ही गिराएंगे। तो 6 अगस्त 1945 का वो दिन था जब अमेरिकन कुछ सुपर फोर्ट्रेसेस, उनके बॉम्बर्स टिनियन आइलैंड से टेक ऑफ किए, और इनमें से एक जो बॉम्बर था उसका नाम था इनोला गे, क्योंकि उसका जो मेन पायलट था उसकी मम्मी के नाम पे इस बॉम्बर का नाम रखा गया था। और उस प्लेन के अंदर था पहला एटॉमिक बॉम्ब जिसका नाम था लिटिल बॉय। ये प्लेन गया फिर हिरोशिमा के रीजन में, जो एक इंडस्ट्रियल रीजन था। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन थी लगभग 3.5 लाख लोग की। सुबह 8:15 बजे इस बॉम्बर ने अपने बॉम्ब के डोर्स खोले और ये बॉम्ब नीचे गिरा। जमीन से 2000 फीट की ऊंचाई पे आके ये बॉम्ब एक्सप्लोड किया। ये पहला एटॉमिक बॉम्ब का डेटोनेशन था। इस बॉम्ब की अगर एक्सप्लोजिव पावर की बात करें तो इसमें लगभग 12,000 से लेके 15,000 टन टीएनटी की पावर थी, और कहा जाता है कि इसके एक्सप्लोजन के बाद लगभग 70,000 से लेके 2 लाख लोगों की जान गई। हिरोशिमा के एक्सप्लोजन के बाद ऑब्वियसली जापान को एक बहुत बड़ा झटका लगा, बट अभी भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, और इसीलिए फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो उनका नेक्स्ट फॉलो अप बॉम्बिंग होगा वो नागासाकी में होगा। नागासाकी को बॉम्ब करने के लिए वापस टिनियन से कुछ अमेरिकन बॉम्बर्स टेक ऑफ किए, और सुबह 11:15 बजे एक दूसरा बॉम्ब नागासाकी पे गिराया गया। इस बॉम्ब का कोड नेम था फैट मैन, और ये बॉम्ब, इसमें जो मेन मटेरियल था वो प्लूटोनियम 239 था, और ये पिछले बॉम्ब से कहीं ज्यादा एक्सप्लोजिव था। इसमें कहा जाता है कि लगभग 22,000 किलो टन टीएनटी का पावर था इस बॉम्ब में, और जब ये बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो नागासाकी में पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया। क्योंकि नागासाकी एक वैलीज के बीच में बसा हुआ जगह था और आसपास पहाड़ थे, इसी वजह से इसकी शॉक वेव बहुत दूर तक नहीं गई, और इसीलिए नंबर ऑफ कैजुअलिटीज जो थी, जो नंबर ऑफ डेथ्स थी, वो नागासाकी में कम थी। लगभग 70 से 85,000 लोगों की जान गई नागासाकी के बॉम्बिंग में। और इस बॉम्ब के बाद 6 दिन के बाद 15 अगस्त साल 1945 को जापान के जो एम्परर थे उन्होंने ये फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब जापान सरेंडर कर देगा। जापानीज एम्परर एक रेडियो ब्रॉडकास्ट करने वाले थे जिसमें वो पूरे अपने जापान के लोगों को ये अनाउंस करने वाले थे कि अब हम लड़ाई यहां पे रोकते हैं। ये पहली बार था जब जापान के एम्परर डायरेक्टली अपनी जनता के साथ बात करने जा रहे थे। तो सारी जापानीज जनता ने कभी भी अपने एम्परर की आवाज सुनी ही नहीं थी। जब 15 अगस्त को ये रेडियो अनाउंसमेंट किया एम्परर ने, तो पूरे जापान में बहुत जगह पे लोग रोने लग गए। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर ली, क्योंकि उनके लिए, उनके गौरव पे बहुत बड़ी चोट थी कि उनके एम्परर, जो उनके लिए एक तरह से भगवान है, वो ही सरेंडर की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और ये सरेंडर की अनाउंसमेंट इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि कुछ जापानीज लीडर्स, उनके कुछ मिलिट्री के लोग चाहते थे कि अनाउंसमेंट ना हो, तो ये जो रेडियो पे जो अनाउंसमेंट होने वाला था वो एक्चुअली रिकॉर्डिंग थी एम्परर के वॉइस की, जो उन्होंने पहले रिकॉर्ड कर ली थी। तो उस रिकॉर्डिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हमला किया था कुछ जापानीज फोर्सेस ने, बट उन फोर्सेस को नाकाम कर दिया गया और ये अनाउंसमेंट हुई। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 पैसिफिक में जो है वो खत्म हो गया। और ऑफिशियली सितंबर 2, 1945 को अमेरिकन बैटलशिप यूएसएस मसूरी पे डगलस मैकार्थर और कुछ और मिलिट्री के लीडर्स, कुछ पॉलिटिकल लीडर गए टोक्यो बे में, जहां पे उन्होंने टोक्यो का यानी जापान का ऑफिशियल सरेंडर पे उनका साइन लिया। वो जो फोटो है जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये वर्ल्ड वॉर 2 की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फोटोज में से एक है। और इसीलिए सितंबर 2, 1945 को वीजे डे मनाया जाता है, विक्ट्री इन जापान डे। तो इस तरह से ऑफिशियली सितंबर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ। तो इस तरह से सितंबर 1, 1939 में जो वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप में शुरू हुआ था, उसका खात्मा हुआ 2 सितंबर 1945 में
पैसिफिक में। हालांकि अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड जितने भी वॉर क्राइम्स हुए थे, वॉर क्रिमिनल्स थे, उन पे मुकदमा चलना बाकी था, न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स और टोक्यो ट्रायल्स होने बाकी थे। बट वर्ल्ड वॉर 2 का जो एक्शन वाला मिलिट्री वाला पार्ट था, जो हॉस्टिलिटीज थी, वो अब खत्म हो चुकी। और ये तो था मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज का एपिसोड 73। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और अगर आपको पूरी सीरीज देखनी है तो उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।